गुड मॉर्निंग क्लास 10th। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट आज हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट में आपके पास है यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं सॉल्ट की, यानी सॉल्ट की क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ होती है, चलो एक बार उसे देखते हैं। फर्स्ट वन, पहला पॉइंट, अगर मैं पहले एक सॉल्ट लिख लूँ। सॉल्ट है हमारे पास NaCl, कॉपर सल्फेट, ठीक है। दो मैंने सॉल्ट लिखी है, NaCl एंड कॉपर सल्फेट। सॉल्ट का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसको देख के आपको जनरल प्रॉपर्टीज में पहले क्या समझ में आता है। फर्स्ट वन कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट। दे आर इलेक्ट्रोवैलेंट, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव दो आयंस में टूटने वाले हैं, यानी ये इलेक्ट्रोवैलेंट है। अगर ये इलेक्ट्रोवैलेंट है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते होंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी, यस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये मॉडर्न स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और सॉल्यूशन स्टेट में भी, यानी एक्वास स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट आर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। जो भी ये सॉल्ट बनते हैं ये सॉल्ट नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल बनाते हैं। अगर हम इनका सॉल्यूशन बनाएं और कुछ देर के लिए इनके सॉल्यूशन को छोड़ दें तो आप देखोगे इसके ऊपर क्रिस्टल बने हुए नजर आएंगे। इससे ये पता चलता है कि ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर बन के नहीं उड़ता, यानी कि नॉन वोलेटाइल्स होते हैं। थर्ड वन, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ये थोड़ा सा अलग है। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट, हर सॉल्ट की जो सॉलिबिलिटी है वो वाटर में अलग अलग होती है। अगर मैं कॉपर सल्फेट को और NaCl दोनों के सॉल्ट को लूँ और एक ही यह समझ लो 50 ग्राम पानी में या 50 लीटर पानी में, 50 लीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 50 मिलीलीटर पानी में मैं उसे डिज़ोल्व करने लगूँ तो आप देखोगे कि NaCl थोड़ा फास्ट डिज़ोल्व होता है क्योंकि वो भी सॉल्ट है, और कॉपर सल्फेट वो भी डिज़ोल्व होता है लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो यानी सबकी सॉलिबिलिटी, यानी सब सॉल्ट की सॉलिबिलिटी अलग अलग होती है। अच्छा, इसके अलावा सॉलिबिलिटी के बारे में आपको एक कर्व बना के दिया है। ये कर्व हम लोगों ने 9th में भी स्टडी किया था, शायद यहाँ दिख ना रहा हो वीडियो में। तो ये 3.8 फिगर में आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको बताया गया है अगर स्ट्रेट लाइन आती है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन ऐसे में वो ये शो करती है स्ट्रेट लाइन की सॉलिबिलिटी आपकी क्या है, मैक्सिमम है, यानी आप वो बहुत रेडिली, बहुत जल्दी क्या होता है, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें दी गई हैं जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे इफ़ लेस देन 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व। अगर माना जाए 100 मिलीलीटर पानी में, 100 मिलीलीटर में कोई 0.1 ग्राम के बराबर कोई भी सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहा है तो उसको इनसॉल्युबल माना जाएगा। और अगर 0.1 से लेकर 1 ग्राम 100 मिलीलीटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन ऑल मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लाइटली सॉल्युबल। यहाँ पे कुछ आपके पास एग्जांपल दिए गए हैं कि कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट करके टॉपिक आया है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है, द फिनोमिना ड्यू टू विच अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय अ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट विद वाटर टू गिव एन एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मीन्स होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी में डिसॉल्व होना। तो यहाँ पे जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बेटा आप जानते हो जो सॉल्ट होता है वो एसिड और बेस से मिलके बना होता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो आप कहोगे आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्ट है। और अगर आपके पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है और उसका जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो बेसिक नेचर का होगा, यानी बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रल भी है। हमारे पास कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल का क्या है, सॉल्ट, उसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। मैं एक बार इसको समझा देती हूँ फिर से, देखो बेटा। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन में क्या था, हाइड्रोलाइसिस अगर आप करते हो किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो वो हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस ले रखा है तो जो आपका सॉल्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियसली सी बात है आपका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। इसके अपोजिट कर देते हैं, हम स्ट्रॉन्ग क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं और वीक एसिड ले लेते हैं। तो अब जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बनेगा एल्कलाइन। तीसरा भी न्यूट्रल सॉल्ट भी होता है। न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होता है, जिसमें आप क्या लेते हो, स्ट्रॉन्ग
बनता है आपका न्यूट्रल, इसको कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। 3 तरीके के सॉल्ट यहाँ पे बनते हैं बेटा हमारे पास, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। सम सॉल्ट यूनाइट विद अ डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज़ नोन एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई बार क्या करते हैं हम लोग सॉल्ट को जब हाइड्रोलाइसिस कर रहे होते हैं तो कुछ सॉल्ट में वाटर रह जाता है या वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी हम लोगों ने अलग क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ लूज केमिकल कॉम्बिनेशन विद एन सॉल्ट। सॉल्ट के साथ वाटर वीक वंडरवाल फोर्स या कह सकते हैं एक वीक फोर्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है, एंड इट कैन बी ड्राइड आउट हीटिंग, और इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में वाटर आपका सॉल्ट के साथ बाइंड होता है, लेकिन इतना हल्का, इतना लूज बाइंड होता है कि आप उसे हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सिर्फ सॉल्ट आपके पास रह जाएगा। अगेन अगर आप उस सॉल्ट में पानी मिला दोगे तो वो दोबारा से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट .5H2O, ये आपके पास, इसमें क्यों देखो वाटर मॉलिक्यूल आपको डॉट में यानी कि ये इसके साथ अटैच है, आप तो ये आपका, आप इसे जैसे हीट करोगे तो ये कॉपर सल्फेट प्लस वाटर में बन जाएगा, और दोबारा से आप इसे ठंडा कर दोगे, पानी मिला दोगे इसके साथ, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा बेटा, कूल करेंगे हम लोग, तो ये आपका दोबारा से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्मेशन कर देगा बेटा। ठीक है, अगर थोड़ी ब्लैक बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही हो तो फिलहाल आप एडजस्ट कर लें प्लीज़। आवाज़ तो आई ही होगी, उससे आप अंदाज़ा लगा लें क्या लिखा रखा होगा वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे। ओके बेटा, ना यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप अपने कॉपी में नोट करने हैं। टेबल 3.2 आपने अपने कॉपी में नोट डाउन करनी है। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल दिए गए हैं और आपसे पूछा जाता है बेटा, जैसे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आएगा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट .10H2O। यहाँ पे आपके पास कुछ दिए गए हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल, ठीक, आपने इसको करना है। इसके अलावा हमारे पास होता है ऑल क्रिस्टलाइन सॉल्ट डू नॉट कंटेन वाटर। सभी क्रिस्टल में, सभी सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल नहीं है। कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं जिसको, जो किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा, सिंपल क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। जैसे देखो, एक तो ये था, एक है हमारे पास NaCl। NaCl भी तो सॉल्ट है ना, ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में है। हम जो खाते हैं अपने घरों में NaCl, आपने देखा वो क्रिस्टल की फॉर्म में, खैर तो ग्राइंड हुआ है, लेकिन अगर हम उसे वैसे देखेंगे तो वे पूरा एक ठोस पत्थर के जैसे होता है, यानी वो एक क्रिस्टल की फॉर्म है। लेकिन क्या उसमें पानी है? नो, इट डज नॉट कंटेन वाटर। अच्छा, कुछ लोगों का दिमाग ये भी चल रहा होगा कि मैम इस टाइम पे बरसात का मौसम है, हमारे घर में आके देखो नमक में पानी है, नमक मॉइस्ट हो रखा है। तो वो ह्यूमिडिटी के कारण है, क्योंकि टेबल सॉल्ट यानी जो हमारे पास सॉल्ट होता है उसमें इम्प्योरिटी होती है MgCl2। अभी मैं आगे इसी को लेके, इसी आगे चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, कुछ कहेंगे कि मैम हमारे सॉल्ट में तो पानी है, वो पानी इम्प्योरिटी की वजह से, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटीज़ है और वो इम्प्योरिटीज़ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्ट होता है वो क्या हो जाता है, आपका वाटर में मतलब स्टिकी हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पे, डिक्रिपिटेशन के नाम से आ रखा है। ऑन हीटिंग क्रिस्टल ऑफ सॉलिड क्लोराइड प्रोड्यूस अ क्रैकिंग साउंड। अगर आप सॉल्ट को क्या करते हो, गर्म करते हो, हीट करते हो, तो आपको एक क्रैकिंग साउंड आती है। वो क्या होता है, एक बड़े क्रिस्टल को जब छोटे क्रिस्टल में वो टूटता है तो क्रैकिंग साउंड को यहाँ पे डिक्रिपिटेशन के नाम से दिया गया है। व्हाट इज डिक्रिपिटेशन? इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ बिगर क्रिस्टल इनटू अ स्मॉलर क्रिस्टल। ठीक है, ना नेक्स्ट है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था। इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है आप प्रॉपर्टी ऑफ सम सॉल्ट लूज होली और पार्शियल देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जिस सॉल्ट में ऑलरेडी वाटर है वो अपने ड्राई एयर की वजह से जब पानी को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंस कहते हैं, और वो आपका पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्रिस्टल चेंज इनटू अ पाउडरी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड अ इफ्लोरेसेंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे वॉशिंग सोडा, ग्लोबल सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, इसके एग्जांपल हैं। नाउ नेक्स्ट रहता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स होता है सम सॉल्ट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये वो सॉल्ट है जिसमें पानी नहीं होता है, लेकिन वो
एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी में डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, जैसे कि H2SO4, P2O5 एंड CaO, सिलिका जेल, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। फिर मैं एक बार जरा रिपीट कर दूं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। इट सम सॉल्ट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, बिना उसमें डिजॉल्व हुए वो उसे क्या कर देते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट्स क्या होते हैं? डेलिक्वेसेंट सर्टेन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे उसी में डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, उनको डेलिक्वेसेंट्स कहा जाता है। एग्जांपल हमारे पास है जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाशियम, इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ इसमें देखो उन्होंने देखा डेलिक्वेसेंट्स अकर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्ट इज मच लोअर कंपेयर्ड टू अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेलिक्वेसेंस इज मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग अ ड्राई कंडीशन वेयर इफ्लोरेसेंस मैक्सिमाइज्ड इन अ ड्राई कंडीशन। देखो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज को लिखा गया है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन को ढंग से समझ जाते हैं तो कोई भी पॉइंट का आप आंसर दे सकते हैं। अगर वो कहता है कि अगर टेम्परेचर यानी कि ड्राई मौसम है या ड्राई सीजन चल रहा है, ह्यूमिडिटी नहीं है, ड्राई में कौन सी चीज़ ज़्यादा मैक्सिमम होगी, कौन होगी, डेलिक्वेसेंस होगा या इफ्लोरेसेंस होगा? और पीछे से बात है इफ्लोरेसेंस होगा, क्योंकि इफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि जितना ड्राई मौसम होगा या जितना ड्राई एटमॉस्फेयर होगा या जितनी ड्राई एयर होगी वो उतने ही आसानी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो डेलिक्वेसेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? डेलिक्वेसेंस कहता है कि वो सॉल्ट एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और खुद ही उसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में पानी होना चाहिए। पानी कब होता है? जब आपका टेम्परेचर यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास टेबल सॉल्ट का एग्जांपल यहाँ पे आ ही गया है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने 9th में भी पढ़ा था, टेबल सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड एक ऐसी इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि जब हम प्योरीफाई करते हैं हम जानते हैं कि समुद्र से निकलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी इम्प्योरिटीज़ रह जाती है और वो मैग्नीशियम क्लोराइड एटमॉस्फेयर से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे देखा आपका जो सॉल्ट है वो गीला 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 होकर वही पानी जैसा बनना शुरू हो जाता है, यानी कि उसी पानी में वो नमक धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डेलिक्वेसेंट। तो डेलिक्वेसेंट NaCl इज नॉट अ डेलिक्वेसेंट बट MgCl2 विच इज प्रेजेंट इन NaCl, इट इज अ डेलिक्वेसेंट। ओके, नाउ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग, ड्राइंग मतलब सुखाना, सीधे सिंपल पता लग रहा है आपको। सर्टेन सब्सटेंस रिमूव मॉइस्चर, जो सॉल्ट में से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं उनको हम लोग ड्राइंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, डेसिकेटिंग एजेंट कहते हैं, जैसे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हो गए। अगर आपको किसी सॉल्ट में से पानी को अलग करना है तो आप उसमें 2-4 बूंद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, सारा पानी उसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सिलिका जेल क्विक क्लाइम में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं? रिमूव वाटर इवन फ्रॉम कंपाउंड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन रिमूव वाटर। यहाँ पे देखो डिहाइड्रेटिंग एग्जाम्पल जो दे रखा है, दोनों में डिफरेंस दिया गया है। ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में डिहाइड्रेटिंग भी सेम वही होता है बेटा, ये भी आपका मॉइस्चर को रिमूव करता है। इसमें देखो ड्राइंग एजेंट एक फिजिकल एजेंट है, जबकि डिहाइड्रेटिंग एक क्या है, केमिकल चेंज है या केमिकल एजेंट होता है। ठीक है, फिलहाल तो यही आपके पास एक डिफरेंस होगा और इसके साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर ही क्या पूरा, हाँ पूरा चैप्टर ख़त्म है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। थोड़ा सा कुछ आपका सिलेबस भी थोड़ा सा कम हुआ है, मुझे देखने पड़ेंगे कौन कौन से टॉपिक जो अभी तक रिमूव हुए हैं इसको देखेंगे। फिलहाल अभी तक मैंने आपको पूरा ये सॉल्ट वाला चैप्टर समझा दिया है। ये चीज़ें जो हमने आज ली हैं, डेलिक्वेसेंस, इफ्लोरेसेंस, ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। आप यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके पूछा रहता है कि बताओ ये डेलिक्वेसेंस से, इफ्लोरेसेंस से मैचअप में आ सकता है, 1 वर्ड में आ सकता है, तो ये कहीं भी 1 वर्ड के मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। और जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आप लोगों ने सैटरडे को अपने स्कूल में जो है कॉपियों को जमा करना है चेक कराने के लिए, तो प्लीज़ अपना काम कंप्लीट कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। मुझे लग नहीं रहा कि कोई बच्चे जो है रिस्पॉन्स आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो बेटा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी पॉइंट है, आप पूछ सकते हैं। ऐसी ही क्लासेस चलेंगी और कोई इसका अल्टरनेटिव
है नहीं हम लोगों के पास। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़, 10th का बोर्ड है बेटा आप लोगों का, आपका सिर्फ सिलेबस कम हुआ है, बाकी एग्ज़ाम में भी होना है, सब चीज़ें होंगी। तो प्लीज़ प्रिपेयर हो जाइए एग्ज़ाम के लिए, तैयारी कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, किसी भी टीचर से आप कॉल करके पूछें। ऑनलाइन आप पढ़ाई हो रही है आप लोगों की तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप पढ़ें और जब एक्सरसाइज करें तो ज़रूर पूछें बेटा। ओके, थैंक यू।